बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान इस जश्न PSL में GTV के तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात इसी वक्त हम इस महफिल को, इस बज़्म को सजाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैचेस पर तबसरा तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जो हमारा पैनल है वो भरपूर तबसरा और तज्जिया आपकी समातों और आपकी बसारतों की नज़र कर सके। कल हमारे साथ मौजूद थे कमर रज़ा एफ़ी और पाकिस्तान के शौहरे आफाक ऑफिस में तौसीफ़ अहमद साहब। और आज हमने थोड़ी सी तब्दीली की है क्योंकि आज टीमें भी तब्दील हुई हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान मैच हो रहा है, तो आज हमने अपनी पैनलिस्ट की जो टीम है इसको भी तब्दील किया है और आज एक तब्दीली के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के चैंपियन ऑफ स्पिनर तौसीफ़ अहमद साहब और उनके साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने ज़बरदस्त राइट आर्म ब्लैक स्पिनर दानिश प्रभाशंकर कजरिया। तौसीफ़ भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने इस महफिल को, इस बज़्म को रौनक बख्शी। मेहरबानी, थैंक यू। और दानिश, एक दिन की गैर हाजिरी के बाद एक दफ़ा फिर आपने हमें ज्वाइन किया, आपको भी खुशामदीद। सो मच, बड़ा मज़ा आता है कि एक स्पेल की और अभी सेकंड स्पेल पर आए, सेकंड स्पेल पे दानिश को लेकर आए हैं। और आज दानिश से ज़रूर पूछेंगे कि राशिद खान आखिर कितनी कामयाबी के साथ है जो अपनी धाक जमा रहे हैं, क्या फ़र्क है राशिद खान की बॉलिंग में और जो दीगर वहाँ पे लेग स्पिनर हैं उनकी बॉलिंग में। लेकिन साथ साथ नाज़रीन, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग इस प्रोग्राम के मिजाज को, इस प्रोग्राम के मूड को जानते हैं, उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ, फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ साथ जो लोकल क्रिकेट है उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। मैं खुद ग्रास रूट क्रिकेट का आदमी हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि ग्रास रूट क्रिकेट को भी जो है वो कवर किया जाए। आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त अंपायर के जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 12 टेस्ट मैचेस और 12 वनडे इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज़ किए थे, रियाजुद्दीन, वो हार्ट अटैक के बाइस खालिक हकीकी से जा मिले। एक ऐसा अंपायर कि जिसने क्रिकेट की मोहब्बत में शादी तक नहीं की और उसने अपना ओढ़ना बिछोना अंपायरिंग को ही बनाया। रियाजुद्दीन साहब की फुटेज भी इस वक्त चल रही है, इनकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी है, वो भी हम आप तक ज़रूर आपको दिखाएंगे। वो जो एक्सक्लूसिवली वो आप GTV पे देख सकेंगे। ज़मीर हैदर के साथ रियाजुद्दीन साहब इस वक्त यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं और ये वो अंपायर हैं कि जो वेस्ट इंडीज़ की फरमाइश पे जिन्होंने अंपायरिंग की थी और 3 मुसलसल मैचेस में इन्होंने अंपायरिंग की थी। तो बड़ा नाम है रियाजुद्दीन साहब, तौसीफ़ अहमद साहब और दानिश कजरिया ने बहुत क्रिकेट इनकी सुपरविजन में खेली है। इस वीडियो को भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को आप देखें, उसके बाद हम फिर तौसीफ़ अहमद साहब से बात करेंगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग, जब सुनोगे कभी भी गीत मेरे, मुझे तुम भुला ना पाओगे। रियाज भाई, आज भी आप हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। हर वो शख्स जिसने क्रिकेट की खिदमत की है, दयानतदारी के साथ खिदमत की है, ईमानदारी के साथ खिदमत की है, वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है और इंशाल्लाह हमेशा ज़िंदा रहेगा। अल्लाह ताला आपकी मग़फ़रत फ़रमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। तौसीफ़ भाई, 2 लफ्ज़ रियाज भाई के लिए। बिल्कुल, बड़ा लॉस हुआ है और कुछ पता नहीं, एकदम ही ये सिलसिला हो गया। और जहाँ तक उनकी इंटरनेशनल करियर का ताल्लुक़ है, वो ग्रास रूट से उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। हम भी क्लब क्रिकेट बहुत खेले, क्लब क्रिकेट में हर मैच में ऑलमोस्ट होते थे उस टाइम में वो। और उनकी शोहरत यकीनी तौर पे अभी आपने चीज़ बताई, लेकिन मुझे ये पता है कि इमरान खान को उनकी अंपायरिंग बहुत पसंद आई थी, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आई थी। तो बहुत ज़बरदस्त अंपायर। अच्छा दानिश, आपने काफ़ी क्रिकेट खेली होगी, इंटरनेशनल तो तौसीफ़ भाई ने बता ही दिया। डोमेस्टिक में कैसी अंपायरिंग थी? क्लब में भी आपने काफ़ी उनके अंडर सुपरविजन खेला होगा, क्योंकि वो किसी भी प्लेयर से खाइफ या मरूब नहीं होते थे। जी हाँ, बिल्कुल। रियाज भाई का जो रवैया था, यंगस्टर्स हो या सीनियर हो, इट वाज टू गुड। और रियाज भाई की जो खिदमत है, पापा जो है अपना तो पाकिस्तान क्रिकेट हो गया, डोमेस्टिक क्रिकेट हो गया, और सबसे बड़ी बात कि जो जूनियर्स अपना अंपायर्स को वो लेके चलते थे, उनको सिखाते थे। और आने वाले वक्तों में आज भी जो अंपायर जो हम देखते हैं ग्राउंड में, वो उनकी तारीफ़ करके कि हम उनके बनाए हुए। लेकिन ये है कि बहुत बड़ा लॉस है कि रियाज भाई के साथ बहुत क्रिकेट हमने जो है अंपायरिंग वो करते रहे और हमेशा से वो बहुत ही एक कहते हैं ना सुलझे हुए और काम अंदाज में चीज़ों को हैंडल करते थे। क्योंकि कभी कभी आपको पता है फील्ड के ऊपर बहुत सारे ऐसे होते थे वाक़यात के एग्जॉस्ट हो जाते थे, लेकिन बड़े काम एंड कूल से लेके चलते थे। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट ने और पाकिस्तान अंपायरिंग के अंदर एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। और ये जब इनकी डेथ हुई तो जब रमज़ान चल रहा था मोस्टली, और वो अंपायरिंग कर रहे थे, नया
नया नाजाबाद पे भी टूर्नामेंट हो रहा था, जुमखाना पे भी हो रहा था टूर्नामेंट, और अंपायरिंग कर रहे थे, और बड़ा उस दौरान जो है तो बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी भी थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा जो है अपना है ना डेडिकेटेड थे अपने उससे तो अपने जो है काम से कि वो जो है क्रिकेट को फिर वो कर क्रिकेट ही इनका उड़ना बिछोना थी। और ये ट्रिब्यूट था छोटा सा, जो यकीनन जो है वो हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, रियाज भाई की खिदमत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त 134 रन का हदफ दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस मैच में कामयाबी के लिए टॉस जीता था यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने, और टॉस जीत के ट्रेडिशनली उन्होंने फिर फील्डिंग को ही तरजीह दी। तो उसी पर ये ट्रेंड बन चुका है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो फिर टॉस जीत के पहले फील्डिंग को तरजीह देगी, और ये कामयाब भी होता नजर आ रहा है। बैटिंग खराब की कोयटा ने या बॉलिंग और फील्डिंग बहुत अच्छी की इस्लामाबाद ने? देखिए, एक तो कॉम्बिनेशन जब बनता है ना तो उस वक्त देखा जाता है क्या है, चाहे वो गुप्टिल हो या डुप्लेसी, ये कभी भी इन जगहों पे कामयाब नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है हमें जब भी टीम बनानी चाहिए, ऐसी टीम बनानी चाहिए कि ठीक है अपने लोकल ज़रूर खेलें, मगर ऐसा प्लेयर हो जो नज़र आए कि जो है कुछ करके दे रहा है। तो आई थिंक आज जो हमने देखा ऑलमोस्ट वो एक गेंद उसको लगा है डुप्लेसी को, उसके बाद विकेट ही उस विकेट लाइन में ही नहीं आया वो। उसके बाद बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, आकिफ और वसीम ने काफ़ी तेज़ बॉलिंग की, और बॉडी पे किया, बॉडी पे की और काफ़ी तेज़ की, और ये फ्रेश पिच है, पहला मैच हो रहा है इस पर, और नज़र आ रहा था कोई ऐसा अनइवन नहीं हो रहा था, बल्कि तेज़ जब कर रहे थे ना, यंगस्टर हैं ये 2-3 मूसा वूसा सब, उनकी काफ़ी तेज़ बॉलिंग की। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वजह जो है वो बॉलिंग है जिन्होंने डैमेज। अच्छा, वजह तौसीफ भाई कह रहे हैं बॉलिंग है, लेकिन एक और भी वजह है कि जिसको शायद लोग इतना डिस्कस ना करें, लेकिन हम ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो जो फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट है वो है रोमान रईस, जो जिनका क्लब ही पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है, और जो सारी ज़िंदगी जो है वो सरफराज के साथ और इन तमाम प्लेयर के साथ, असद शफीक के साथ खेलते आए, तो इसका भी बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा दानिश? ये बिल्कुल इम्पैक्ट होगा, और डेफिनेटली तो रोमान जो है तो यंगस्टर थे। हाँ। जब उनकी नी की इंजरी हो गई, फिर उसके बाद जो है वो क्रिकेट से बाहर हो गए, ऑलमोस्ट वो रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन आजकल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बॉलिंग कोच है, वो तो साइकी समझते कि क्या है। जहाँ फैफ की बात की या उसकी बात की, तो गप्टिल की बात की, फैफ ने जो देखा कि अभी रिसेंट सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, ही वॉज अनसक्सेसफुल, कि उससे नहीं खेला जा रहा था क्योंकि बॉल वॉज कीपिंग लो, स्पिनर पे वो काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज हो रहे थे और काफ़ी जल्दी विकेट ले रहे थे। लेकिन जब इंडिया में जब वो खेल रहे थे वहाँ पर उनसे रन हुए। बट यहाँ पर क्या फ़र्क होता है अली भाई, कि हम आबू धाबी खेले या इंडिया खेले, पाकिस्तान में खेले, तो वो सॉइल का फ़र्क होता है। बिकॉज हम आबू धाबी हो गई, दुबई हो गई, पाकिस्तान हो गई, वी ऑलमोस्ट हैव द ब्लैक सॉइल, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है फॉरेन प्लेयर्स के लिए खेलना। लेकिन इंडिया के अंदर जो है रेड सॉइल होती है, तो वो काफ़ी बैटिंग के लिए इंप्रूवमेंट आ जाती है, स्पिन भी होता है, लेकिन बैट्समैन के लिए काफ़ी रन्स बन रहे होते हैं। तो फैफ डु प्लेसिस जो है वो अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी टीम थी, लेकिन जब पहले सीजन ये 6 का ही सीज़न शुरू हुआ तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन पा रहा है। जो इन्होंने टीम सेलेक्ट की हुई है जहाँ पर उनको पता नहीं कि कौन से बॉलर्स को कहाँ रखना है, कौन से फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है और कौन सी बैटिंग को कहाँ पर इम्प्रोवाइज करना है, क्योंकि आप जो है दोनों फॉरेन प्लेयर के साथ ओपन नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव अ लोकल प्लेयर विद हिम। ठीक है, ऑलराइट, अब इस वक्त बात करेंगे मजीद, इस मैच को एनालाइज करेंगे। साथ साथ कल जो मैच खेला गया जिसमें पेशावर ज़ल्मी को लाहौर कलंदर के सामने 10 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, इस मैच की भी बात करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि जब क्रिकेट की बात होती है फिर दागों के चैंपियन की बात तो होती है, यानी ज़बरदस्त डाइव। और तो अब हम देखने जाते हैं मैच में कुछ ऐसे ही यादगार लम्हात। Batting second. That's a good stop. That's gone through for 4 once again. And will it find the fence? It does in the end. So मुझे इनका और इस बार और इस बार fielded. I've seen a lot of Mohammad Nawaz. जी नाज़रीन, आपने देखे ये दागों के चैंपियन, एक ऐसे मोमेंट है कि जब क्रिकेट की बात होती है तो फिर दागों के चैंपियन की बात तो आती ही है। इसमें लेंगे हमें ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कस करेंगे इस मैच को और कल खेले जाने वाले मैच को। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में कि जहां पर एक आसान सा हदफ 134 रन का हदफ दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। और अच्छा हमने देखा कि आज सरफराज अहमद जो है वो ज़्यादा अच्छे बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर सके। ये प्रेशर है सरफराज पे, ये क्या है कि जिसके हम देख रहे हैं कि वो सरफराज हमें माजी वाला नज़र नहीं आ रहा। देखिए शुरू से अगर हम देखें ना, चलो ये तो अभी मैच ये वाले शुरू हुए, हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं। उन्होंने मैच ऑनेस्टली कि थोड़ी सी गलतियां उनकी अपनी खुद की भी हैं और सबको नज़र आती हैं। हम उससे हट के, हाँ उसके साथ ज़्यादती की गई, ठीक है, 2020 में तो वो कामयाब था, उसको वहाँ से बाहर करना वो सबसे बड़ी ज़्यादती। आउट ऑफ 37 ही हैज़ वन 29 मैचेस और उसके बाद लेकिन उसमें देखिए कप्तान बहुत बड़ा वो होता है लीड करने वाला, बट आई थिंक खुद को नीचे करते जाना, दूसरों को ऊपर करते जाना, वो मेरे ख्याल आज वो चीज़ पे कर रही है मुझे। अच्छा तो भाई उस ज़माने में सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी थे जिस ज़माने में ये सरफराज खेल रहे थे, तो मिकी आर्थर की सपोर्ट भी थी। बाबर आजम को बनाने में मिकी आर्थर का बहुत हाथ है, हसन अली के ऊपर मिकी आर्थर का बहुत एक बड़ा एक रहमदिलाना एक रोल रहा। सरफराज भी उनको सपोर्ट करते थे, इवन वो अभी भी कहते हैं कि सरफराज बेहतर कप्तान थे। फिर मसाइल हुए क्या फिर, आप अगर अंदर की बात भी बता सकें? नहीं, अंदर तो कुछ भी नहीं था मेरा ख्याल है। ऑल इन ऑल देखें, जहाँ तक होता है चीफ होता है, हम साथ जरूर हैं, चीफ है, लेकिन मैं सच आपको बताऊं कि चीफ ने पूरा कॉन्फिडेंस दिया हुआ था। इंतजाम की बात कर रहा हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस दिया हुआ था। आई थिंक डिसीजन मेकर जो होता है ना, मैं आपको एक किस्सा सुना हूँ कि मिसबा जब था तो उस एक प्लेयर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एज वाला, इमरान खालिद नहीं, एज वाला जुल्फ़िकार बाबर। जब हम बैठे तो मिकी आर्थर उस वक्त इंजी नहीं आया था और मिसबा भी नहीं आया था, तो जब बात हुई हमने ऐसे ही डिस्कस करने लगे तो उसने कहा कि आई डोंट वांट दिस ओल्ड मैन। नहीं, मिकी आर्थर ने कहा। अच्छा पॉज थोड़ा सा मैंने देखे कि मैं एकदम कहूँगा इन ये 3 आदमी बैठे, तो मैंने उसको कहा कि थोड़ी सी देर में, मैंने कहा ज़रा देखना मिसबा को आने दो। तो मिसबा आया, जब उसके नाम पे आया था तो मिसबा ने कहा नहीं मुझे तो ये चाहिए, मैंने कहा आई डोंट माइंड, वो यूं करके खामोश हो गए। तो आई थिंक मेरे ख्याल ये जो एक प्रेशर था ना, थोड़ा सा लैक किया है इसने अपना सरफराज ने, बट मुझे अफसोस है। अच्छा वक्त बड़ा महदूद है, अब आपने जब इस प्रेशर पे आ गए तो ज़रा वो भी बता दें कि लोग कहते हैं कि फवाद आलम को आप लोगों ने नहीं खेलने दिया, तो ये भी बता दें कि सिलेक्शन कमेटी ने नहीं खेलने दिया फवाद आलम को। यार देखें, मैं बताऊँ फिर वही, अब शॉर्ट ये है कि देखिए चॉइसेस थी 2 और इस पर काफ़ी कुछ हुआ। शायद लोग देखें, मैं वो नहीं हूँ कि लोग टीवी पे बैठ के कहें डमी है, फलाना है, धमाका है, या बोले नहीं सिलेक्शन के टाइम में हैं। मैं कहता हूँ आओ बैठ के हमसे बात करो, हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। वो कहते हैं जी ये तो है ही कुछ नहीं, ये गलत बातें हैं, हम बात करते थे। बहरहाल शॉर्टकट ये कि हमने 2 ऑप्शन दिए, एक साद अली और फवाद आलम का, और इन दोनों से बात की, कप्तान और कोच, और हमारे यहाँ कप्तान और कोच ही मेन होता है। उन्होंने साद अली को पिक किया, इसमें तो कोई सिलेक्शन कमेटी ने बात की थी, ठीक है। कि आपको क्या लगता है कि अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स का इशू है क्या? तौसीफ भाई तो बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, शुरू से हमारे पैनल का हिस्सा है, ये कहते हैं इनका पिक सही नहीं है, इनकी सिलेक्शन सही नहीं है, इवन इनका इमर्जिंग जो सिलेक्शन है वो भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो कोयटा का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बना पा रहे, बिकॉज के वो उनको एक तो देखिए 2 विकेट कीपर बैट्समैन है टीम के अंदर, आजम खान एंड सरफराज, 3 है, उस्मान भी कीपिंग करते हैं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन वह कॉम्बिनेशन इसके लिए बना पा रहे कि कौन से नंबर पे किसको बैटिंग कराया जाए और कहाँ पर सरफराज ने खेलना, ही हैज़ टू मेक अप हिज माइंड। सरफराज का एक बहुत बड़ा एक इशू एक समझ ले या प्रॉब्लम आ गई है कि वंस ही इज़ आउट ऑफ अ ग्लैमर, मतलब कप्तानी एवरीथिंग वाज एट साइड, और एकदम से एक प्लेयर को ऐसा बना दिया कि उसको बस टीम में रखा हुआ है, बस आप रो टीम में, ये मीडिया वाले भी चुप रहेंगे, ऐसा ही लग रहा है मुझे। जो वो इम्पैक्ट लेके जा रहा है ग्राउंड में, वो लेके जा रहा है कि यार मुझे रिजवान से बेहतर परफॉर्म करना है। एग्जैक्टली। जो उसका माइंडसेट हुआ है ना, जब तक वो टीम के लिए नहीं खेलेगा
तो टीम उसके साथ नहीं खेलेगी. यू हैव टू रिवॉल्व अराउंड योर टीम. यू कैन नॉट प्ले इंडिविजुअल बिकॉज क्रिकेट इज अ 11 मेंबर टीम एंड यू हैव टू प्ले फॉर योर टीम. सरफराज जिस तरह कप्तानी भी कर रहा है और जिस तरह वो रोल कर रहा है, आप देखें कमेंटेटर्स तो कहते हैं कि जरा सी उस पर प्रेशर आता है वो एकदम हक्का वो हो जाता है, वो लूज कर जाता है कंट्रोल बॉलर्स को एकदम. अच्छा दानिश, ये बताइएगा कि मुझे बहुत सारे सवालात करने इसलिए यहीं पे थोड़ा सा आपको रोकता हूँ. जब आप बॉलिंग करते थे, जब आपके साथ शाहिद आफरीदी होते थे या मंसूर अमजद होते थे, आपके एरा की मैं बात करूँ, तो कोई ऐसा प्रेशर होता था? क्योंकि अभी सरफराज ने कहा मेरे शो में, लास्ट शो में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और सब उन्हीं के अल्फाज दोहराता हूँ, उन्होंने कहा सब ओके की रिपोर्ट है. नहीं, ऐसी बात नहीं है बिकॉज कि जहाँ तक मैंने सरफराज की एज अ कैप्टन भी और एज अ वो खेलता भी है जब वो कप्तान नहीं था तो चलो इतना नहीं बोलता है, लेकिन एज अ कप्तान वो बहुत ज़्यादा है ना बॉलर को डिफ़िकल्टी में डाल देता है. मतलब एज अ स्पिनर मैं बात करूँ, अगर मैं आ रहा हूँ, मुझे अगर वो कहे कि यार मैं ये फील्ड लूँगा, आपने इस एंड पे बॉल करनी है, मेरा वो एरिया बनता ही नहीं है. कप्तान का काम है कि बॉलर से पहले अपनी फील्ड मांगे कि यार आपको क्या चाहिए, तो बॉलर खुले दिल से बॉल करेगा. अगर बॉलर के मुताबिक नहीं हुई है बॉल, देन यू हैव टू चेंज द प्लेस. आपने कॉन्फिडेंस देना है पहले बॉलर को. आप पहले ही आके बॉलर को एकदम से बोलते भाई तू कटे खिला या तो टाइट बॉलिंग कर, ऐसा नहीं होता है. बॉलर का काम है विकेटें लेना. ऑलराउंडर जो हम कहते हैं ना, वो आपको विकेटें लेके नहीं देगा, एक जो है प्रॉपर बॉलर ही विकेटें लेके देगा. मेरा इरा था तो मुझे पीछे से मेरे पास बहुत वो था, लकी था कि अच्छे विकेट कीपर्स मिले, कप्तान ऐसे मिले कि उनको मेरे पर भरोसा था और जो मैंने उनसे मांगा वो उन्होंने मुझे दिया. कभी जैसे मैंने इंजी भाई की कप्तानी में बहुत लंबा खेला तो उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि यार ये बॉल है, जैसी फील्ड सेट ये बॉल है, ये तुम हो और ये तुम्हारी पार्टी हो रही है और ये शाम में मैं तुमसे बॉल दूंगा, लेकिन अपनी फील्ड है, अपने हिसाब से फील्ड है. ये बॉलर ही वो बॉलर ही नहीं जो अपनी फील्ड खुद ना ले. अच्छा तौसीफ भाई, आप चूंकि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, आप क्रिकेट में आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर देखेंगे जो लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं. आजम को आप किस तरह से रेट करते हैं आज जो उन्होंने बैटिंग की है? आपको लगता है कि ऐसा कि वो पाकिस्तान के लिए आया कि उनका जो सिलेक्शन है वो दुरुस्त है या आपको लगता है टू अर्ली है? देखिए, जो हमने उसको खेलते हुए देखा है, बहुत उम्दा हिटें मारता है वो. देखें हमारे यहाँ फ़र्क सिर्फ क्या है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक. डोमेस्टिक किस जगह पे है आपको सब पता है, बट एक कॉन्फिडेंस जो एक चीज़ नज़र आती है, हमारे पास प्लेस तो है, जगह तो है ना हमारे पास. अभी आप शोएब मलिक को भी देखिएगा जिस तरह वो खेला है, कंसिडरेशन में आएंगे उसमें. तो मैं समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं है, आप उसको ज़रूर खिलाएं. आप चीज़ों को आपके जी वो हैवी है फलाना, ठीक है, उस चांस दे के देखें, हर किसी को चांस दे के देखें. आप जाहिद महमूद को आप लेके गए, उसको कुछ नहीं किया. आप जब तक चांस नहीं देंगे किसी को तो मैं आज वैसे सेंसिबल बहुत खेला है, वो अपनी जैसे इनिंग होती है वो नहीं खेला उसने. अच्छा, अब इसमें भी एक सवाल पैदा हो जाता है, तौसीफ भाई ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया. इसमें भी एक सवाल होता है कि जब आप जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा डाल देते हैं तो आदमी फिर अपना नेचुरल नहीं खेलता, और जब नेचुरल नहीं खेलता तो फिर उससे रन्स नहीं होते. देखिए, जिम्मेदारी एज अ जो है प्रोफेशनल वंस यू कम्स इन द अरीना, तो आपको ये जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं. जब आप प्रोफेशनल से बाहर है, ठीक है, आप जूनियर है तो आपके ऊपर चलिए इतनी जिम्मेदारियां नहीं होगी, लेकिन आप इतने टाइम से खेल रहे हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी है, यू हैव टू टेक इट विद बोथ द हैंड. और इसी तरह आपके प्लेयर्स बनते हैं. जब तक आप, इसके लिए हम कहते हैं ना कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है खेलना, क्योंकि उसमें जब आप खेलोगे नहीं, रगड़ा नहीं खाओगे डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो जिम्मेदारियाँ लेना नहीं सीखोगे. तो यही चीज़ होती है अली भाई कि एज अ यंगस्टर, आजम की बात की, आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर हिम टू बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम. आई शुड हैव बीन बेटर कि उसको जो है वर्ल्ड कप के बाद लेके आते, उसको एक लॉन्ग टर्म मिलता. अभी क्योंकि कुछ प्लेयर रिटायर भी हो जाते हैं, जब तक रिटायर भी होते हैं. और एक्चुअल पता क्या है, ये हमारा पहला वो नहीं है, हमारे यहाँ कई ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसमें ज़रा 2020 का क्या वो एक है, आप बताइए ना, 2020 और टेस्ट मैच का क्या वो. लेकिन हमारे 2020 से कई प्लेयर जाके फौरन ही अंदर चले गए, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं. तो ये एक सिलसिला बना हुआ. शायद आपने 3 फर्स्ट क्लास के लिए, 3 फर्स्ट क्लास के लिए थे और उसमें वो जाके अंदर चला गया. तो ये नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, इस आपके पास स्पेस है, आप उसको देखें, ज़रूर देखें. मैं इस बच्चा है वो, कोई ऐसा नहीं उसमें, लेकिन आज जिस तरह उसने जाके गेंदों को रोकना शुरू किया है थोड़ा, तो मुझे फील हुआ कि वो इस्तेमाल कर रहा है कि थोड़ा सा मैं ये उसके अंदर नो डाउट कि जो है टैलेंट भरपूर है. ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, मारता है, खुली हिटें भी खेलता है, बड़ा ज़बरदस्त खेलता है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं समझता हूँ, मेरा ओपिनियन है कि फॉर द लॉन्ग सर्विस ऑफ पाकिस्तान टीम, देखिए कि अभी आप टीम बना रहे T20 टीम में नहीं आ सकता, लेकिन आप ग्राउंड में तो आ सकता है. अच्छा, टीम में नहीं आ सकता, मैं समझ गया आपकी बात. T20 वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उसके बाद ले लेते हैं. आसिफ अली, हैदर अली, सबको ट्राई करते जा रहे. ये ना हो कि अभी ट्राई करके बाहर कर दो, T20 वर्ल्ड कप नहीं ले. T20 के बाद आपको एक वास्ट
जगह मिल जाएगी। T20 में तो टीम ही दानिश दूसरी होगी, ये तो होगी नहीं ना। ये तो होगी नहीं, उसमें तो शोएब भी आएगा टीम में। ये तो टीम ही नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद टीम में आ जाता, ये आपके अल्फाज है ना? यही मैं समझाऊं ना, क्योंकि ही कैन प्ले लेकिन आप ही के साथ एक क्रिकेट खेले हैं, कराची से भी खेले हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और उन्होंने तो कहा कि अगर इनका बेटा नहीं होता तो ग्राउंड में भी नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि यह कुछ हार्श स्टेटमेंट लगता है? मेरे ख्याल से बड़ी हार्श स्टेटमेंट है, क्योंकि मोइन भाई जैसे क्रिकेटर और फाइटर थे, और उन्होंने जिस तरह आजम ने अपने एज ए उसका वेट था, उसने बहुत मेहनत करी है, ठीक है उसका है, लेकिन एज ए क्रिकेटर जिस तरह वो परफॉर्म करता आ रहा है, अभी लंका में भी खेला, इधर भी खेला, प्लेयर बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये जो जिसने भी बात की, आई थिंक इट्स वेरी रूड, यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट, इस क्योंकि हर क्रिकेटर। अच्छा, वो जिसने भी बात की वो आपके भी पीछे पड़े रहे हैं काफ़ी, वो इमाम के भी काफ़ी पीछे पड़े रहे हैं। वो बात करते हैं, वो मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है, उनको रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो उनके जो भी आता है मुंह में वो बोलते रहते हैं, ही इज़ अ क्रिकेटर। क्योंकि मसला यही है ना कि जब तक आप अपने फेलो क्रिकेटर्स की और अपने कॉलीग्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट गेन रिस्पेक्ट, दैट इज़ द मेन थिंग। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर क्रिकेटर्स एज वेल। ठीक है, आपने भी बड़े टाइम के बाद क्रिकेट खेली है, एज हो गई थी, आपने उसी टाइम पर आके खेली, लेकिन अभी आप जिस तरह बातें करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपके 70-80 टेस्ट लगे हुए सामने, तो ऐसा सीन नहीं है। तो जो 70-80 टेस्ट वाला अगर बात करता है तो लॉजिक समझ, मतलब वो तो वसीम अकरम को भी मैसेज देखिए, मैं एक अरी बात करूँ, ये पर्सनल होने वाली बात है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर्सनल हो जाते हैं लोग। पर्सनल नहीं हो, मैं शुरू से ये मैंने आप दोनों को भी सुना, आपने तनकीद उसी खेल पे कर रहे हैं। तनकीद खेल पे करें हम, ठीक है, अगर वो गलत है तो गलत है, हम बता रहे हैं कि ये स्पेस है और इसने किया हुआ है कुछ, लेकिन हमारे पर्सनल क्या होते हैं, और ये आज से नहीं चल रहा, ये मेरे ख्याल इमरान खान के बाद से हम लोग एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू, और सीनियर भी, और वही एक वजह है जो ये टीम पनप के नहीं दे रही। जो आता है उसके किसी ना किसी से झगड़ा है, जो टीवी पे बैठ के ऐसे बुरे बुरे अल्फाज कहते थे, आज बैठ गए हैं और चुप लग गई है उनकी। तो फिर अच्छा, अब आप मुझे उकसा रहे हैं। इन्हीं साहब ने कहा कि जो पीसीबी में अगर क्लीनर की नौकरी मिल जाए, मैं बहुत सॉफ्ट अल्फाज में बता रहा हूँ, कहा तो उन्होंने कुछ और था, तो हमारे प्लेयर उसके वो भी कर लेते हैं। तो जो आने वाली नस्ल है उसको तो उन्होंने किया, उन्होंने उड़ाया, लेकिन जो पुराने क्रिकेटर हैं उनको भी नहीं छोड़ा। देखिए, अल्फाज जो है ना, अल्फाजों का चुनाव होना, आप को जब सही रहता है, जब सही लोगों में आप उठे बैठे। हम नहीं कहते हम बहुत क्वालिफाइड कुछ नहीं है, लेकिन हम उस जगह पे जाके बैठे हैं। ये पर्सनल है, कुछ नहीं, वो भी अच्छे होंगे, जाहिर है ख़ानदान अच्छा होगा सब, लेकिन जिन लोगों में उठना बैठना होता है ना, जब उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने तो बहुत कुछ सीखा। मैं एक छोटी सी जगह का था, वहाँ से जब टीम में गया, मैंने तो बहुत लोगों को देखा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, बट स्मार्ट। अच्छा, आपने कहा ना बहुत लोगों को देखा। हमारे चीफ सिलेक्टर साहब हैं, जब इनका पहली मरतबा, मैं मोहम्मद वसीम की बात कर रहा हूँ, कि जब इनका पहली मरतबा पाकिस्तान की टीम में नाम आया तो इनके अपने अल्फाज हैं कि जब ये पीसी होटल में फ़र्श पे चल रहे थे तो इनको लग रहा था ये फिसल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले कभी इतने अच्छे फ़र्श पे इन्होंने पाँव रखा भी नहीं था। तो ये होता है आपके साथ कि जब आप किसी जगह से उठ के जो है वो दूसरी जगह जाते हैं। अगर तौसीफ भाई इजाज़त दे, मैं बता दूँ कि अगर आपको अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना है तो फिर बहुत छोटी उम्र से डैटिंग उसको करानी चाहिए, ताकि बाद में फिर ऐसी उंगलियां ना उठें। तौसीफ भाई, अगर आप कुछ कहना चाहें तो ठीक है, नहीं तो मैं ब्रेक पे चला जाऊँ। नहीं, मेरा ख्याल ब्रेक पे जाए। चले ब्रेक पे चला जाता हूँ। तौसीफ भाई कुछ नहीं कहेंगे इस मौजू पे, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त जो सूरत हाल है मैच की, वहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स स्ट्रगल करती नज़र आ रही है, और अब तक 10 चौके इस लो स्कोरिंग मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन स्कोर करने में, हिट करने में कामयाब हो चुके हैं। जानेंगे ज़रा, हम बहुत सब बात करते हैं कि अब तक हसन अली में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आई, लेकिन नाज़रीन को बताते चलें कि इसी क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में कि जब मोहम्मद हसनैन को जो है इसी क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जब वाइट किट दी गई कि वही फर्स्ट क्लास का मैच है, आपने वाइट किट पहननी है, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा वाइट किट से क्या काम है। कि जिस तरह भी दानिश भी कह रहे थे, ये तमाम दुनिया के क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स की बात करते हैं कि जब तक आप लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब तक आप अच्छी बड़ी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो फिर आप शॉर्टर वर्जन में भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और यही वो एटीट्यूड है जिसका लोग जवाब जानना चाहते हैं कि मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग में बेहतरी क्यों नहीं आई। क्या कहेंगे तौसीफ भाई? पहले कहने देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, फिटनेस ये वो सब तो अब बहुत ज़्यादा हो गया ना, लेकिन आप अगर देखें किसी एक प्लेयर के लिए, बहुत ऐसे भी रहे हैं कि बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे, मगर उनको हम बॉलिंग की वजह से लेते थे। माजी में बहुत प्लेयर ऐसे गुजरे हैं दुनिया में। आप लंबी बॉलिंग करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें कवर कर जाएंगी। जब आप जाके अंदर 2-3 ओवर ही करेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कुछ, तो हर चीज़ वो होगी। प्रॉब्लम इनके साथ ये है, बल्कि ये तो कहना चाहिए कि आपने हर
ट्रॉफी में 3 से 4 मैच आपने खेलने और कम से कम इनको 40 से 50 ओवर और उससे ज़्यादा इनको करने चाहिए। ये नहीं करते तो किस तरह करेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्मेट खेलने के आदी हो चुके हैं। ये नहीं खेलेंगे, टांगे पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई हम फिट नहीं है ट्रॉफी के मैचेस में। तो ये बोर्ड को चाहिए कि इनके पे लागू करें। आप दोनों स्पिनर हैं, बड़ी लंबी बॉलिंग नेट पे करते होंगे, आप कितनी देर की बॉलिंग करते हैं? मैंने 40-40 50-50 ओवर किए हैं मैच में। नहीं, मैच की नेट की बात, नेट के ऊपर जब बॉल उठा ली ना, हमें तो बैटिंग मिलती ही नहीं थी। जब हम नेट पे बॉल उठा ली तो हम आखिरी उसको खिला के हटते थे वहाँ से। तो उसकी वजह से हमारा शोल्डर बहुत स्ट्रांग था, हमारी रिस्ट बहुत स्ट्रांग थी, हमारी फिंगर्स बहुत स्ट्रांग हो गई थी। ये मैंने सुना आपकी फिंगर में गड़े भी पड़ गए बॉल की ग्रिप की वजह से। बस सिकंदर बखने में गड़े नहीं, वो आई मीन छिल जाता है। वो उसने कहा और यकीनी तौर पे बिल्कुल ठीक कहा, गलत नहीं कहा उन्होंने, ऐसा नहीं था, ब्लीडिंग होती थी इसमें। तो वो स्पिनर ही क्या जो टर्न ना कर सके। टोटली एग्री विद तौसीफ भाई, जिस तरह बात किया, द स्पिनर और कोई भी क्रिकेटर हो, बड़े लंबे लंबे स्पेल किए, नेट्स के अंदर भी 2-3 घंटे बॉलिंग करता था, क्योंकि लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर जो भी हो, लाइन और लेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर लाइन और लेंथ नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो। लाइन और लेंथ आती है लंबी बॉलिंग से, कॉन्फिडेंस, और जिस तरह बात की लंबी बॉलिंग से आपकी पूरी बॉडी का मसल बनता है, आपकी फटीक होती है, फिर आप थकते हो, आप बॉल करते हो। जब लंबी क्रिकेट की बात की ना, आज के लड़कों का माइंडसेट हो गया। हसनैन की बात करें, आई थिंक जो ये बॉलिंग कर रहा है ना T20s में भी, इट्स नॉट एट द पार। वो पाकिस्तान लेवल वाली बॉलिंग नहीं कर रहा, इंटरनेशनल लेवल वाली बॉलिंग नहीं कर रहा। ही लीक्स अवे टू मैनी रन्स। हारिस रऊफ लीक्स अवे टू मैनी रन्स। ही इज लाइक नसीम शाह को भी पहले ओवर में 4 चौके लगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इनको जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, जहाँ ये बहुत सारे लागू कर देते हैं कि 2 लीग्स के लिए 3 लीग्स करे, इनको सबसे पहले लागू करना चाहिए कि एवरी क्रिकेटर नीड्स टू प्ले 5 to कम से कम। जैसे इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंग्लैंड का और बहुत सारी जगहों का कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर तो लीग्स भी नहीं खेलने देते दूसरी लीग्स। आपको डोमेस्टिक खेलना जरूरी है। आप देखिए हसन अली जो कमबैक किया है, उसने इतना अच्छा कमबैक क्यों किया? बिकॉज ही प्लेड डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट में सारे मैच किए, टॉप किया, वहां पर बॉलिंग की, आके जो है तो टेस्ट मैच में पंजा लगाया, T20 खेला, वनडे खेला, उसमें परफॉर्म करा कि उसकी मेहनत लगी थी। अच्छा दानिश, इससे पहले कि मैं कल के मैच को एनालाइज करवाऊं आप दोनों से, ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान को 3 लेग स्पिनर दस्तयाब हैं। उस्मान कादिर हैं, जाहिद महमूद हैं और यासिर शाह। इन तीनों में क्या फ़र्क है या तीनों की क्या खूबी है? देखिए, उस्मान कादिर, उसके पास लेग ब्रेक, गुगली और उसके पास वेरिएशंस है। यासिर शाह की जो बॉल है उसमें वो बाइट नहीं मिलता। उसकी जो गुगली है, क्योंकि साइड आर्म एक्शन है, इट्स वेरी इजी टू पिक, और उससे होता भी नहीं गुगली, अच्छा गुगली नहीं होता। फिर आपने बात की जाहिद महमूद की। जाहिद महमूद का जो एक्शन है, इफ़ यू सी राशिद खान को आप देखें और जाहिद महमूद को देखें कि उसका हाथ भी ऐसे आता है कि वो तेज़ करता है, इन दी एयर तेज़ होता है, पढ़ के निकलता है बॉल, उसकी बॉल में बाइट है, इसकी वजह से वो विकेटें लेता है। डोमेस्टिक में भी उसने लिए, लेकिन आई डोंट नो उसको क्यों नहीं खिलाया टेस्ट क्रिकेट, उसको खिलाना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास मैं समझता हूं कि अगर आपने क्रिकेट अभी लेग स्पिनर के हिसाब से आपके पास 2 बॉलर है जिसको आप बना सकते हैं, एक उस्मान कादिर और जाहिद महमूद। उस्मान कादिर में ये है कि 6 में से वो जो है आपको 2 बॉल हर ओवर में देगा, जहां पर आपको वो मारने का मौका देगा। लेकिन जहां वेरिएशंस की बात आती है, वहां पर उस्मान कादिर और जाहिद महमूद के पास ज़्यादा वेरिएशन है कंपेयर टू यासिर शाह। बिकॉज इसका एक रीज़न है, यासिर शाह ने नो डाउट 200 विकेटें बहुत जल्दी ली, बिकॉज प्लेइंग एट यूएई में विकेट डिट्रॉयट हो जाता है, बिल्कुल फट जाता है। लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, साउथ अफ्रीका गए, ही डिडंट परफॉर्म ओवर देयर, बिकॉज वहाँ विकेट बड़ी ज़बरदस्त होती है, बॉलर फ्रेंडली भी लेती है, बैट्समैन फ्रेंडली भी होती है, बाउंस होता है, और लेग स्पिनर को चाहिए होता है बाउंस, लेकिन उस बाउंस पे वो विकेटें लेने में नाकाम रहे वहाँ पर। तो ये उसका एक साइड इफेक्ट है। लेकिन फिर भी जिस तरह तौसीफ भाई भी कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि ये टाइम है अभी कि अभी वेस्ट इंडीज़ का जो टूर आ रहा है उस पर जाहिद महमूद को इंट्रोड्यूस करें एज अर्लीस्ट, बिकॉज जाहिद महमूद आपको T20 के अंदर भी काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो भाई तीनों को अगर हम सामने रखें, तीनों कौन कौन से फॉर्मेट में फिट इन होते हैं? देखिए, मैं जाहिद महमूद को बड़े फॉर्मेट की एक्सेप्शनल है, बिल्कुल कहूँगा कि उसको खिलाएं। बल्कि ये कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ में देखें, मैं तो कहता हूँ जिम्बाब्वे में उसको ट्राई कर लेना चाहिए, वो तो हो गया, पता चल जाए। लेकिन उसके पास नज़र आता है, गुगली भी उसकी बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये नहीं कहता, यासर की परफॉर्मेंस है अपनी जगह, बट आपको आगे के लिए भी चाहिए ना। आप उस्मान कादिर की अगर बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट के लिए मुझे ज़्यादा बेहतर। अच्छा, अब राशिद को हम देखते हैं, राशिद खान को बताओ, लेग स्पिनर 2-3 मिनट मेरे पास हैं, क्विकली बताइएगा क्या फ़र्क है, राशिद क्यों इतना परफॉर्म कर रहे हैं और ये शादाब और बाकी स्पिनर से क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? Because Rashid Khan have a big heart. For a leg spinner to have a big heart is very important.
लेग स्पिनर जब तक मार नहीं खाता ना, बॉलर नहीं बांधता। उनको तो पड़ी नहीं रही मार नहीं पड़ती, इसके लिए नहीं पड़ती, वो आगे गेंद खिलाते हैं, वो डरते नहीं आगे बॉल खिलाने से, वो कट पे नहीं जाते, पुल पे नहीं जाते, वो आगे गेंद रहते हैं। और जो उनका आर्म का रोटेशन ऑफ आर्म है, जैसे वो पूरा सर उनका जैसे पॉल एडम्स होते थे जिनका पूरा घूम जाता है, लेकिन इनका आधा घूमता है, लेकिन इनका जो रोटेशन है वो बड़ा क्विक है। और जितनी इन्होंने लीग्स खेली और जितने डिफिकल्ट बैट्समैन के खिलाफ इन्होंने बॉलिंग की, इनका कॉन्फिडेंस बन गया है। और जहाँ पर ऐसी विकेट मिलेगी वहाँ पर ये खेलने नहीं देगा। आपको याद होगा कि अभी अफगानिस्तान ने रिसेंटली सीरीज खेली थी, टेस्ट सीरीज आइलैंड के साथ खेली थी मेरे ख्याल से, अबू धाबी, जिम्बाब्वे से की थी, वहाँ पर भी इसने उड़ा के रख दिया था। तो ये विकेट इसके ऐसे बॉलर के लिए तो बड़े खतरनाक है और ये इस पे कामयाब होगा। और इसने तो जो है फ्रेंचाइज के इसने पहला जो है तो पंजाबी लगा दिया। तो ये राशिद खान जो है, आप कहेंगे इसको फ्रीक टाइप बॉलर, बिकॉज उसका जो लेग स्पिन है उसको खुद को भी नहीं पता होता है कि कभी वो लेग स्पिन कर रहा होता है, वो लेग स्पिन हो जाता है, कोई कभी गुगली कर रहा होता है, वो सीधा पड़ जाता है। तो ही इज अ डिफिकल्ट बॉलर क्योंकि हाइट शॉट है और उनका रोटेशन ऑफ आर्म है वो बहुत क्विक है और उनकी लाइन और लेंथ इट्स इमैक्युलेट। तो भाई कल जो शोएब मलिक ने बैटिंग की उस पर क्या कहेंगे कि 25 पे एक मौके पे 4 आउट और उसके बाद वो सिर्फ 10 रन से मैच आ रहे हैं, शोएब मलिक फिर दिखा रहे हैं अपने ग्लिम्सेस। फिर वही कहूँगा ना कि ये कितना भी कुछ करते ना, आपने जब बैकअप नहीं रखा हुआ तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। हफीज़ आपका मेन प्लेयर है शॉर्ट फॉर्मेट का, ये भी मुझे 100% है कि चाहे वो कितनी भी कोशिशें कोई कर ले, आप हार से डरते हैं, आपको टीम चाहिए होगी ऐसी कि हमें जिताए, उसी पे सारा डिपेंड करता है। अगर यूएई में खेला जाता है, सिलेक्शन कमेटी भी रहेगी या हर आदमी रहेगा, वो उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी जीत हो। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि शोएब आपका मस्ट ज़रूरी है कि वो आगे। अच्छा दानिश, यहाँ पे जिस तरह अगर आईसीसी वर्ल्ड टी20 होता है वो भी यूएई में होता है, तो ये जो परफॉर्मेंसेज है ये बड़ी मैटर करेगी है। बिल्कुल बहुत मैटर करेगी। और हफीज़ ने जिस तरह अभी रिसेंटली जिसको मौका मिल रहा है परफॉर्म नहीं कर रहा है। शोएब मलिक एक ऐसा कैरेक्टर है, क्योंकि मैंने खुद क्रिकेट खेली है उसके साथ, बहुत ज़्यादा खेली, अंडर 19 हम खेले हुए, और ही इज़ अ वेरी स्मार्ट कैरेक्टर, ही नोज हाउ टू डील विद थिंग्स। उसको पता है कि मैं अभी कोई बयान दूं या कोई बात को उसने बीच में दी है, बट ही नोज हाउ टू परफॉर्म। जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप में कप्तानी आपको याद होगा छोड़ी थी, एग्जैक्टली, उन्होंने कहा जूनियर को बना दो, मैं खेलूंगा। वही है कि अभी हफीज़ को देखना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रेशर है हफीज़ पे कि जो भी जाएगी टीम इंग्लैंड जाएगी वहाँ ये किस तरह परफॉर्म करता है। अगर शोएब मलिक ने इस पीएसएल में जिस तरह कल उसने बैटिंग की है, ग्लिम्स नजर आ गया कि ही इज इन फॉर्म और ये परफॉर्म करेगा पूरे टूर्नामेंट। कल पेशावर और कोयटा किसके साथ सपोर्ट करेंगे? मैं फिर कोयटा की तरफ जाऊंगा। पसंद टीम आपको कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आता, लेकिन सपोर्ट आप कोयटा मैं सपोर्ट नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि गो के उन्होंने गलत चूज किया सारा कुछ, लेकिन फिर भी मैं उनकी तरफ जाऊंगा। आप पेशावर ज़ल्मी ज़्यादा बेहतर टीम है। दानिश के नजरिए के नज़दीक पेशावर ज़ल्मी ज़्यादा बेहतर टीम है, तौसीफ भाई के नज़दीक कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम अच्छी नहीं है, लेकिन इनकी सिंपैथी, इनकी मोहब्बत जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पे एक मरतबा फिर नए पैनल के साथ आपसे होगी मुलाकात। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। तौसीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दानिश कनेरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में आप इन दोनों को दोबारा हमारे साथ देख सकेंगे। कल रात मिलते हैं और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।